बैकग्राउंड ये कि कराची के बारे में अंग्रेज़ों की जो भी पुराने रिकॉर्ड्स मिलते हैं, वो ये बताते हैं कि कराची की जो अच्छा ये जो अभी ज़ेर बहस मौज़ू है, इसके हवाले से थोड़ा-सा हमें बैकग्राउंड में चलने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी चीज़ हम हिस्टोरियन कोई भी चीज़ को ऐसे नहीं देखते कि ये चीज़ यहाँ है तो इसका मसला, इसका इशू ये यहाँ से शुरू होता है, ऐसे नहीं होता, वो बैकग्राउंड होता है उसका बहुत बड़ा, उसके बाद कोई बात समझ में आती है। कराची जो है एक बड़ा यूनिक शहर है और कराची के हवाले से हमारे पास क्या चीज़ें हैं, क्या कराची जैसे शहर दूसरे उस बर्रे सग़ीर में थे जो कि अंग्रेज़ों के पास था? क्या कराची को जिस तरीके से आबाद किया, उसका कितना असर है और उसकी हिस्ट्री कितनी पुरानी है? कराची का स्टेटस अंग्रेज़ों के ज़माने में क्या था, अंग्रेज़ों के आने से पहले क्या था? तो ज़हन में रखिएगा कि कराची का कंपैरिज़न मेरी अंडरस्टैंडिंग, मेरी ऑब्ज़र्वेशन के हिसाब से सिर्फ़ एक और शहर से हो सकता है बर्रे-सग़ीर में। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें, तो सिर्फ़ एक शहर है जो कराची से तकरीबन 150 साल पहले आबाद किया गया और वो 1690 गालबन ईयर बनता है और वो है कलकत्ता। जब अंग्रेज़ों ने अपनी ट्रेड शुरू की तो रिवर हुगली है, रिवर हुगली से निकलते हैं और वो पूरे इंडिया से कनेक्ट करते हैं, वहाँ से निकल के फिर बंदरगाह तक, फिर वहाँ से फिर आगे बात जाती है। तो रिवर हुगली पे कलकत्ता बनाया गया और कलकत्ता वाज़ अ ट्रेडिंग पोस्ट फॉर ब्रिटिश और वहाँ से वो शहर आबाद हुआ और आपको पता है बर्रे-सग़ीर के दुनिया के सबसे बड़े शहरों के अंदर कलकत्ता का शुमार होता है, जिसको अब उन्होंने कोलकाता कर दिया। बहुत सारे उसके नाम रहे मुख्तलिफ, लेकिन कलकत्ता हम उसको कॉमनली जानते हैं। उसके बाद अंग्रेज़ों ने कराची का जो इसे जैसे कहने की फाउंडेशन जो ले डाउन की है उन्होंने एज ए सिटी ऑफ ट्रेड, एज ए सेंटर ऑफ ट्रेड, सेंटर ऑफ कॉमर्स, सेंटर ऑफ मेनी थिंग्स। तो वो अंग्रेज़ों ने जब यहाँ पे आए हैं 1843 में अंग्रेज़ों ने यहाँ पे सिंध पे कब्ज़ा किया और 39 से प्रेजेंस आनी शुरू हो गई थी कराची पोर्ट के ऊपर। फिर बात बढ़ी आगे तक के सिंध के दूसरे इलाकों में गए, ठट्टा, ये सब चीज़ें कवर की, चेक करी, देखी, तो पता चला उनको कि कराची जो पोर्ट है वो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और कराची पे जब वो आए तो उन्होंने उससे पहले कराची का जो थोड़ा-सा बैकग्राउंड ये कि कराची के बारे में अंग्रेज़ों की जो भी पुराने रिकॉर्ड्स मिलते हैं, वो ये बताते हैं कि कराची की जो साहिली पट्टी है, उसके ऊपर बलोचों के जो पुराने गोठ हैं, वो आज भी कायम है वहाँ पे जहाँ पे मछेरे हैं बलोच। और दूसरी बात वो ये बताते हैं कि ये जो लियारी का किला नुमा शहर है, ये किला नुमा शहर था लियारी का। और जो लोग पुराने शहर में रहते हैं या जिन्होंने ट्रैवल किया है मुख्तलिफ इलाकों में और लियारी में भी, तो उनको ये बात बखूबी अंदाज़ा होगी कि लियारी के 2 दरवाजे हैं, खारा दर और एक मीठा दर। खारा दर का मतलब है जो समंदर की तरफ खुलता है, खारा पानी, और मीठा दर वो जो कि रिवर की साइड पे, सब रिवर की साइड पे खुलता है, वो है मीठा दर। तो मीठा दर, मीठा दरवाज़ा, खारा दर, खारा दरवाज़ा, ये किला-नुमा शहर था। अंग्रेज़ों के जो रिकॉर्ड्स हैं उसके अंदर वो जो उन्होंने 1814 में जो किताबें लिखी हैं अर्लीस्ट, वो लोग जो कि यहाँ पे आए हैं जिन्होंने खुद यहाँ पे इन्वेजन किया, उनके रिकॉर्ड के मुताबिक ये तकरीबन 10,000 लोगों का शहर था और ये वहीं तक मुहित था। और उसके बाद जो आप शहर जिधर हम बैठे हुए हैं, ये पुराना शहर ही कहलाता है, लेकिन ये अंग्रेज़ों के टाइम में आबाद होना शुरू हो चुका था और ये सारी पुरानी बिल्डिंग्स, कैंप्रेस मार्केट और ये सब चीज़ें उन्होंने शुरू कर दी थी बनानी। तो एक जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये कि समझें कि कराची जो था वो पहले दिन से एक अर्बन सेंटर के तौर पे बढ़ा है। ऐसा नहीं है कि जैसे दूसरे शहर जैसे लाहौर है, लाहौर की तारीख 2,500 साल पुरानी है, पेशावर की तारीख 3-4 हज़ार साल पुरानी है। अशोका के ज़माने में पेशावर का नाम पचकापूरा आपको मिलता है। वो शहर सदियों में, बल्कि मिलेनियम्स के अंदर वो डिवाइड होते होते बढ़ते बढ़े। लाहौर की आपने देखा मुगलों के ज़माने में भी था, उससे पहले भी था, तो लाहौर में एक आपको मिलेगा। कराची के अंदर आपको एज सच ऐसी चीज़ें नहीं मिलती। तो कराची की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो जब अंग्रेज़ों ने इसको आबाद किया तो एज ए अर्बन सेंटर किया फ्रॉम स्क्रैच, शुरू से। तो बड़ा प्लान्ड सिटी था। जो लोग
मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों की वो एज ग्रुप है कि जिन्होंने 50s और 60s में यहाँ पे ट्राम चलते हुए देखी हैं और डबल डेकर बसें चलती हुई देखी हैं, क्योंकि मेरे वालिदैन मुझे बताते हैं कि एक ज़माने में सदर की सड़कों के ऊपर पानी से धुलाई होती थी और झाड़ू में डल दी जाती थी हाथ के से, और वहाँ पे ट्राम चलती थी और डबल डेकर। तो ये वाला दौर भी कराची के ऊपर था, और ये इस वजह से वो कराची वॉज अ प्लान्ड सिटी विद अ लिमिटेड पॉपुलेशन। अब जो इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये कि 1843 से 1947 कराची की आबादी 10,000 जो कि वो बताते हैं, 47 में वो आबादी पहुंचती है 4,35,000 आज़ादी के वक्त। और मुकदमा बनाना इतना जरूरी क्योंकि आगे बात समझ में नहीं आएगी। कराची वॉज अ मेजॉरिटी 51% नॉन मुस्लिम सिटी। मेजॉरिटी पॉपुलेशन यहाँ पे मुसलमानों की नहीं थी, यहाँ पे क्रिश्चियंस की, हिंदुओं की, पारसियों की, सिखों की और यहूदियों की तमाम आबादियां मिला के दैट वाज अराउंड 51% और समथिंग लाइक दैट 47 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ। और यहाँ पे फिर और इसीलिए अगर तारीखी तौर पे हम देखें तो 1905-6 से शुरू होते हैं कराची के मेयर, और कराची के मेयर्स के अंदर एक पूरी सीक्वेंस है जिसके अंदर इन तीन कम्युनिटीज़ ने फैसला किया कि हिंदू, पारसी और मुसलमान रोटेशन पे आएंगे। तो हिंदू, फिर पारसी, मुसलमान, हिंदू पारसी मुसलमान, हिंदू पारसी मुसलमान 47 तक हम देखते हैं कि इस तरीके से वो चला है उनका सेटअप, ताकि ये एक मल्टी कल्चरल, मल्टी एथनिक, मल्टी रिलीजियस सिटी है, तो इसको इस तरह से लेके चलें। अब यहाँ पे जो कंट्रोवर्सीज पैदा हुई हैं जो कि आज भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये कि पाकिस्तान की आज़ादी के बाद कराची का स्टेटस। अच्छा, अब इसमें एक दो बैकग्राउंड और भी है जो लोगों को अमूमन नहीं पता। वो ये कि सिंध के दो तारीखी हवाले हैं। एक तो वो हवाला है जो सिंध चला आ रहा है मुगलों के ज़माने में या सल्तनत पीरियड के ज़माने में, और उससे पहले से सिंध एक तारीखी इलाका है मुंजोदड़ो के ज़माने से। वो एक तारीखी जोग्राफियाई हदूद है जिसके ऊपर बहस है तारीखदानों में कि कहाँ तक था। कुछ कहते हैं कि सिंध मुल्तान तक था, कुछ कहते हैं सिंध उच्च तक था, कल्चर के हिसाब से, आबादी के हिसाब से, फैलाव के हिसाब से। और वो जो सूबा सिंध की आबादी है, सॉरी जोग्राफियाई वो है लिमिट्स हैं, वो मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ बादशाहों के ज़माने में बढ़ती और घटती रही हैं। यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो है 1947 के ज़माने में सिंध, और अंग्रेज़ों ने जब सिंध पे कब्जा किया तो तब क्या हुआ। ये सिंध टेरिटरी वाज अ पार्ट ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ये सबको मेरे ख्याल से मालूम है कि बॉम्बे का पार्ट था। और 1927 में पहली दफ़ा बड़े लेवल के ऊपर मुस्लिम लीग की तरफ से डिमांड आई कि सिंध को अलग किया जाए, और दिल्ली प्रपोजल में, फिर अनवेल रिपोर्ट में हमने देखा, फिर कायदे अदब के 14 निकात में देखा, बढ़ते बढ़ते सिंध became a separate province out of Bombay in 1936, implemented in 37, और 37 में पहले इंतखाबात हुए यहाँ पे। सिंध की हुकूमत, अब आप जैसे कहते हैं हुकूमत सिंध जो मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में सूबाई सिंध या सूबाई असेंबली बनी है वो 1937 में बनी। उससे पहले डेमोक्रेटिकली इलेक्शंस कभी हुए ही नहीं थे क्योंकि एक एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्सा ही नहीं था। और उस सिंध का पहले जो सूबा सिंध बना पहली दफा तारीख में, जो हम जिसको हम आज देखते हैं, उसका कैपिटल कराची बना। कराची वाज द लॉजिकल चॉइस कि वो कराची कैपिटल बना। अब वहां से जब आगे बात बढ़ी 1947 में हमको मिल गई आज़ादी। आज़ादी के टाइम पे अब ये भी कुछ चीज़ें मैं बता दूं ताकि कॉम्प्रिहेंसिवली आपको समझ में आ जाए। कराची के 47 के टाइम पे पूरे हिंदुस्तान बरसगीर में अंग्रेज़ों के कंट्रोल में जो ज़मीनें थी उसके 11 सूबे थे। उन 11 सूबों में से 4 सूबे थे जो कि पाकिस्तान में है, क्योंकि बलोचिस्तान उस वक्त सूबे का दर्जा नहीं रखता था, वो कमिश्नरेट था, वो उस वक्त सूबा असेंबली नहीं थी। तो सूबों को 3 जून प्लान के हिसाब से कहा गया था कि जी आपने डिवाइड होना है, आप सूबा असेंबलियाँ फैसला करेंगे जी आपको पाकिस्तान में जाना है कि हिंदुस्तान में जाना है। आज़ादी का ऑप्शन नहीं दिया था उन्होंने कि आप तीसरा मुल्क नहीं बना सकते, आपको 2 मुल्क बनना है, इन दोनों में से किसी एक का चॉइस करना है। उसमें एक लंबी बहस है किस तरह से हुआ सारा कुछ। सिंध ने ऑप्ट किया कि वो कराची सॉरी पाकिस्तान में आ रहे हैं, बंगाल ने ऑप्ट किया पाकिस्तान में आ रहे हैं, पंजाब ने ऑप्ट किया KP NWFP में उस वक्त रेफरेंडम हुआ, और रेफरेंडम के थ्रू वो जुलाई में रेफरेंडम हुआ, रेफरेंडम के थ्रू वो पाकिस्तान में हुए। 4 सूबे पाकिस्तान बने। सिंध जो था वो मेरे ख्याल से नहीं बल्कि क्लियरली वाहिद सूबा था
जो बड़ी क्लैरिटी से विद फुल बाउंड्री बड़े आसानी से पाकिस्तान का हिस्सा बना। एनडब्ल्यूएफपी में कंट्रोवर्सी इसलिए हुई क्योंकि सूबाई असेंबली को हटा के वहाँ पे रेफरेंडम हुआ, हटा के मतलब अंग्रेजों ने प्लान दिया था कि इस पे आप रेफरेंडम कराएं, और रेफरेंडम और सूबाई असेंबली के फैसले में फर्क था। दूसरा, वो आज़ादी चाहते थे, बन्नू रेजोल्यूशन है 21 जून की, वो एक अलग कहानी है। बंगाल और पंजाब का मैं क्लियर आज़ादी इस वैसे नहीं कह रहा हूँ कि पंजाब और बंगाल के अंदर डिवीजन ऑफ लैंड हुआ है, आधा बंगाल उधर गया, आधा बंगाल हमारे पास आया, आधा पंजाब उधर गया, आधा पंजाब हमारे पास आया, तो वो भी क्लियर नहीं था बाउंड्री। उनकी बाउंड्री तो एक्चुअली पाकिस्तान की आज़ादी के बाद में बनी है, तकरीबन 36 घंटे के बाद पता चला कि आबादी वो है कहाँ, हमारी बाउंड्री कहाँ है पाकिस्तान, क्योंकि रैटक्लिफ अवार्ड का जो अनाउंसमेंट हुआ है वो हुआ है 16 अगस्त को। 16 अगस्त को पाकिस्तान में ये गुरदासपुर, फिरोजपुर लोग के, पठानकोट के लोगों को नहीं पता था कि वो पाकिस्तान में नहीं है, वो इंडिया में। उनको अचानक पता चला कि वो पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में। तो वो तो समझ रहे थे कि हम इस मुआहदे के थ्रू शायद पाकिस्तान में ही जाएंगे, तो वो अचानक एक हुआ, उधर बंगाल में भी इसी तरह से हुआ। तो खैर ये मामला इस तरह से, तो सिंध के अब जब पाकिस्तान बन गया, अब सिचुएशन और हालात और वाकयात ये हैं कि दो सूबों में तो बाउंड्री का एक शॉक मिला है कि ये क्या हो गया। बहुत सारे इलाके जो हम कैलकुलेट करके बैठे हुए थे कि जिन डिस्ट्रिक्ट में हमारी आबादी ज्यादा है वो हमारे पास आएंगे, वो चले गए उधर, पंजाब के भी बंगाल के भी। उसकी वजह से एक रेफ्यूजी क्राइसिस हुआ बड़ा जबरदस्त किस्म का, दोनों तरफ से, इधर से उधर, उधर से इधर। फिर प्रॉपर्टीज हुई वैक्यूम, एक पूरा महाजराई हो गई। एनडब्ल्यूएफपी के अंदर अगर मैं थोड़ा सा बता दूं सिचुएशन ये कि 22 अगस्त 14 अगस्त हम आज़ाद हो रहे हैं, 22 अगस्त को 8 दिन के बाद एनडब्ल्यूएफपी की सूबाई असेंबली तहलील हो गई। क्यों तहलील हो गई? क्योंकि रेफरेंडम में लोगों ने इन्होंने बॉयकॉट किया था और रेफरेंडम में लोगों ने इनको रिजेक्ट कर दिया। रेफरेंडम में 51% टर्नआउट हुआ, जिसमें 99% लोगों ने कहा पाकिस्तान में जाना है। तो वो जवाब, कॉन्स्टिट्यूशनल जवाब जो था वो खत्म हो चुका था, क्योंकि लोगों के रेफरेंडम से असेंबली बाईपास हो चुकी थी। तो 22 अगस्त को वो खत्म हुआ, गवर्नर राज लग गया वहां पे, फिर आगे दूसरे मसाइल शुरू हो गए। सिंध के अंदर क्या हुआ कि इट वाज द कराची वाज द ओनली प्लेस जहां पे एक बहुत अच्छे से एक प्रॉपर सेटअप अंग्रेजों का बनाया हुआ चल रहा था, क्योंकि अंग्रेजों ने यहाँ पे जो डेवलपमेंट की थी, इसके पूरे पाकिस्तान जो समय आज़ाद हुआ है, मैं मशरकी और मगरबी पाकिस्तान दोनों मिला के बता रहा हूँ आपको, कि इन दोनों हिस्सों के अंदर कराची सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर्ड सिटी था कंपैरेटिवली। बाकी वहां पे भी जो शहर हमें मिले, ढाका वगैरह, वो पुराने शहर थे, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा नहीं जैसे कराची का था। कराची की जो बिल्डिंग्स हैं, जैसे हाई कोर्ट है, जैसे आपको पता है केएमसी की बिल्डिंग है, और एम्प्रेस मार्केट है, लेडी डेफरेंट हॉस्पिटल बना हुआ था, ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो कि हमारे पास बहुत अच्छी बनी हुई थी कंपेयर टू द अदर पीपल, अदर प्लेसेस। और वहां पे सोचा गया कि क्योंकि ये एक नया मुल्क आबाद हुआ है और इसके लिए एक बहुत एडमिनिस्ट्रेटिवली एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एक प्रॉपर वर्किंग चाहिए, तो कराची वुड बी द बेस्ट प्लेस टू डिक्लेयर एज द कैपिटल टू फंक्शन। अच्छा, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगा। कराची का जो ऑफिशियल ऑर्डर हुआ है वो हुआ है जून में जाके 48 में। उस वक्त तक ये सारी बात चल तो रही थी कि कराची वाज फंक्शनिंग एज ए कैपिटल, लेकिन क्योंकि इतने सारे चैलेंजेस चल रहे थे मल्टीपल डायमेंशनल, तो वो हो नहीं पा रहा था। अब ये कि कराची का स्पेशल स्टेटस करके उसको सूबा डिक्लेयर करना, होता यह है कि आज भी अगर आप देखें तो जो फेडरल कैपिटल होता है, फेडरल टेरिटरी होती है, यहाँ सीनियर वकील बैठे हैं, इनको मालूम है कि जो फेडरल कैपिटल होता है वो किसी सूबे का हिस्सा नहीं हो सकता टेक्निकली। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द होल फेडरेशन। अब व्हाट इज द फेडरेशन? फेडरेशन इज ऑल द प्रोविंसेस joint government. For example, Islamabad is the common property of Islamabad plus Punjab, KPK plus Punjab plus Sindh plus Balochistan, फेडरल टेरिटरी। इसीलिए वहां पे हाउसेज भी हैं, और उसकी अब उसको गवर्न करने के लिए तो कोई चाहिए, उसकी गवर्नेंस के लिए। इसीलिए आज इस्लामाबाद के अंदर भी अगर आप देखें तो इस्लामाबाद की नेशनल असेंबली की सीटें अलग हैं। आप जाते हैं तो पंजाब की सीटें आपको मिलती हैं नेशनल असेंबली की 147, सिंध की मिलती हैं आपको 61 के करीब, बलूचिस्तान की मिलती हैं, एनडब्ल्यूएफपी की मिलती हैं, और फिर आपको इस्लामाबाद की मिलती है फेडरल टेरिटरी 2 सीटें नेशनल असेंबली की। और जहां सारे सूबाई वो हैं आपके पास हाई कोर्ट्स हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट अलग है,
वकील यहाँ बैठे में ये रहनुमाई करेंगे कि इस्लामाबाद का हाई कोर्ट अलग है, इस्लामाबाद की टेरिटरी के अंदर कोई चीज होगी, डिस्कस होगी जो इस्लामाबाद के अंदर हुई है, इस्लामाबाद के शहरियों में हुई है या इस्लामाबाद के टेरिटरी में हुई है, तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएगा, वो लाहौर हाई कोर्ट या केपी के हाई कोर्ट में नहीं जाएगा। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, वो इस्लामाबाद क्योंकि वो अपनी एक फेडरल कैपिटल, तो उसकी टेरिटरी जो है बिल्कुल वो पूरा पूरा स्ट्रक्चर वैसे ही जैसे दूसरे सूबों का है, जैसे दूसरे सूबों का है, यही मैं बता रहा हूँ, जैसे दूसरे सूबों का है उसी तरह, जबकि है इतनी सी आबादी, जो रजिस्टर्ड पॉपुलेटेड आबादी है इस्लामाबाद की, वो तो शायद बहुत ही कम होगी, वहाँ वर्किंग पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, तो लेकिन वो काम करते हैं। तो इसी तरीके से जब फेडरल कैपिटल बनेगा तो ये बात तय है कि उसका ये प्रोविंशियल वाला जो स्टेटस है वो आएगा ही आएगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव नेसेसिटी है, इसके बगैर फेडरल कैपिटल फेडरेशंस के अंदर काम नहीं कर सकते। और इसकी मैं एक और मिसाल दे दूं, हमारा हमसाया मुल्क जो इंडिया है, इंडिया के अंदर आपको पता है नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर होते हुए दिल्ली की गवर्नमेंट के केजरीवाल के पास थी, आम आदमी पार्टी के पास, तो वो अभी ये कॉन्फ्लिक्ट, गवर्नमेंट ऑफ जो दिल्ली है वो चला रहा है केजरीवाल, और दिल्ली एज ए कैपिटल इंडिया मोदी साहब चला रहे थे, तो वो कॉन्फ्लिक्ट, तो ये थोड़ा सा एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग का हमारे जो आम जो जैसे आप कहते हैं, जैसे जो लोग ये कह लें कि जो स्पेशलाइज हिस्टोरियंस या पॉलिटिकल साइंटिस्ट नहीं होते, तो उनको ये चीज समझ में नहीं आती कि ये क्या है। तो मैंने कहा ये पहले मैं आपको क्लैरिटी क्लियर कर दूं कि ये होता कैसे है और ये क्यों होता है, ये क्यों जरूरी है। अच्छा, अब ये दूसरा एक क्वेश्चन है कि फेडरेशन क्या होती है, और फेडरेशन के अलावा दूसरा तरीकेकार हुकूमत का क्या होता है, वो है यूनिटरी। यूनिटरी है इंग्लैंड में, वहां पे एक ही हाउस है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, लेकिन उसकी कोई हैसियत नहीं है, उधर सूबे नहीं है, उधर काउंटीज हैं, और काउंटी से आता है, उनके सेनेट भी नहीं है और एक ही हाउस है। अमेरिका हमारे जैसा है कि उनके सेनेट भी है, उनके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स भी है। इंडिया हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा हमारे जैसा है। फेडरेशन, तो फेडरेशन का एक कैपिटल होता है जिसको, तो कराची को जब कैपिटल बनाया गया तो इसके अंदर हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत सिंध के दरमियान जबरदस्त किस्म का खिंचाव हुआ, तनाव हुआ, और वो खिंचाव और तनाव इस वजह से हुआ, और बड़ी लॉजिकल बात है समझ में आने के लिए, वो ये कि सिंध गवर्नमेंट was not willing to give away Karachi to become the federal capital of Pakistan। मैं आपसे अगर पूछूं तो आपके जहन में क्या रीजन आ सकता है, वाई सिंध गवर्नमेंट जो कि वोट दे के पाकिस्तान का हिस्सा बनी है, लेकिन वो कराची का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और फेडरल कैपिटल का स्टेटस देना में हिचकिचा रही है। बहुत ही सिंपल सा लॉजिकल आंसर है, और वो है रिसोर्सेस। सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल नहीं जाएगा, फाइनेंशियल कंट्रोल भी चला जाएगा। जब फाइनेंशियल कंट्रोल चला जाएगा तो जाहिर है हुकूमत सिंध वुड बी एट लॉस, कि सूबा सिंध का जो कैपिटल कराची था उसकी अगर तमाम तर जो कमाई है वो कमाई चली जाएगी फेडरल गवर्नमेंट को। तो दैट वाज अ वेरी काइंड ऑफ अ लॉजिकल टग ऑफ वॉर बिटवीन दीज टू गवर्नमेंट्स। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जब फेडरल कैपिटल डिक्लेयर कर रही है, उसको सूबा डिक्लेयर करेगी, जाहिर है फिर उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कमिश्नरेट बनेगा, सब कुछ होगा, तो उसकी जो जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, उनकी जितनी भी कमाई है, जितना भी पोर्ट है, पोर्ट की जो इनकम है, वो सारी चली जाएगी उधर। तो ये तनाव हुआ, और इतना तनाव हुआ कि हुकूमत जो है वो हिलानी पड़ी, और चीफ मिनिस्टर भी अयूब खोड़ो साहब को आगे पीछे होना पड़ा, इतना ज़्यादा तनाव हुआ। ये बहुत ही एक पहले दिन से बड़ा मसला है। लेकिन इसके बाद कराची के साथ क्या हुआ, थोड़ा सा उसको भी जरा देखें, ताकि हम फिर पूरी एक बहस करें, फिर हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। वो ये कि जब ये मामला हो गया, अब बन गया, बहुत सारे लोग मुस्लिम लीग के जो सिंध में, सूबा सिंध में थे, उन्होंने बहुत बड़ी अक्सरियत से कायदे आज़म का साथ भी दिया, और ये मामला चल पड़ा। कराची जो था वो फेडरल कैपिटल बन गया। अनफॉर्चुनेटली होना ये था कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनती, जैसे ही बनती, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये सारे क्वेश्चन सेटल होते, लेकिन पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन बन ना सकी। वो अलग वजूहात हैं क्यों ना बन सकी, 47 में, 48 में, 49 में, इंडिया ने तो 49 में बना ली, और वो इंडिया की 49 की कॉन्स्टिट्यूशन आज तक चल रही है। हमने पहली कॉन्स्टिट्यूशन बनाई 9 साल में, तोड़ी 2 साल में, 56 में बनाई, 58 में खत्म हो गई।
दूसरी वाली बनी 62 में और वो 69 में खत्म हो गई। और दोनों ही वो लोग जिन्होंने ये पहली और दूसरी बनाई थी उन्होंने खुद ही जाते हुए तोड़ दी। इस्कंदर मिर्जा के जमाने में 56 बनी और जाते हुए उन्होंने खुद उसको एब्रोगेट किया। 62 की अयूब खान उसके मतलब ऑथर थे या बानी थे। मार्च 69 में जाते हुए उन्होंने खुद उसको एब्रोगेट किया। तो कराची का स्टेटस या कैपिटल का स्टेटस लिम्बो में रहा 56 तक। क्या हो रहा है, किस तरह से होना है, इंप्लीमेंट किस तरह से होना है, खींचातानी चलती रही। 55 में पहली कॉन्स्टिट्यूशन से पहले ही एक अलग काम हो गया। वो काम क्या हुआ? वो हुआ एडमिनिस्ट्रेटिवली, ये बड़ा एक हिडन सा पार्ट है जो लोग डिस्कस नहीं करते। कराची वॉज नाइदर द कैपिटल ऑफ सिंध और द वेस्ट पाकिस्तान। इट वॉज अ कैपिटल टिल 63, फ्रॉम 63 टिल 70। 7 साल कराची वॉज नाइदर द कैपिटल ऑफ सिंध नॉट द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। ये एक अजीब सी बात है, कुछ भी नहीं था 7-8 साल के लिए। वो कैसे? 55 में वो 1 यूनिट प्लान। 1 यूनिट प्लान क्या था? 1 यूनिट प्लान था कि जो 4 सूबे, 3 सूबे और बलूचिस्तान की टेरिटरीज मिला के वेस्ट पाकिस्तान बना दिया गया। उस वेस्ट पाकिस्तान का कैपिटल क्या बनाया गया? वेस्ट पाकिस्तान का कैपिटल क्या था? लाहौर। कराची वाज द फेडरल कैपिटल और वहां का ईस्ट पाकिस्तान का कैपिटल था ढाका। 55 में ये हो गया। 63 में इस्लामाबाद इस्टेब्लिश हो गया और कैपिटल मूव हो गया। अनाउंस तो पहले हो गया था, बनना शुरू हो चुका था, 63 में फाइनलाइज हो गया। 63 में कराची से कैपिटल चला गया इस्लामाबाद। अब कराची सिंध का कैपिटल क्यों नहीं है? क्योंकि सिंध ही नहीं है। 1 यूनिट प्लान में सारे सूबे तहलील हो चुके थे। टर्मिनोलॉजी सिंध, पंजाब, NWFP, ईस्ट बंगाल, बलोचिस्तान, ये टर्मिनोलॉजीज यूज ही नहीं हो रही थी। टर्मिनोलॉजी जो रही थी वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान। 2 सूबे हैं, 2 सूबों के 2 कैपिटल हैं। ईस्ट पाकिस्तान का कैपिटल है ढाका, वेस्ट पाकिस्तान का कैपिटल है लाहौर। तो कराची इज नथिंग। कराची हैज नो कैपिटल स्टेटस। इट वाज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ याह्या खान वंस अगेन व्हेन ही इंप्लीमेंटेड LFO और दूसरे जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर्स पास किए, जिसके अंदर उन्होंने ये तय किया कि जी आगे बढ़ना कैसे है और इलेक्शंस कैसे होंगे। तो जून 70 के अंदर जब यूनिट प्लान खत्म हुआ है तो तब सूबे बहाल हुए 5। तो जब 5 सूबे बहाल हुए तो दोबारा से एक दफा फिर से सारे कैपिटल सूबों के बहाल हुए। तो फिर कराची सिंस इंडिपेंडेंस 47 के बाद, चलिए 48 ऑफिशियली कह लीजिए, 48 जून के बाद पहली दफा ऑफिशियली सिंध का कैपिटल बना 70 में जाके वापस, तकरीबन 22-23 साल के बाद। आजादी से 22-23 साल तक कराची वॉज नॉट द कैपिटल ऑफ सिंध एडमिनिस्ट्रेटिवली। ये बड़ी अजीब सी खिचड़ी है। और ये हिस्ट्री की जो मैंने टाइमलाइन आपको बताई है, बड़ा मैंने कहीं ये पढ़ी भी नहीं, क्योंकि मैंने रिसर्च की तो मैंने ये एक्चुअली ये पीस जोड़ के अंडरस्टैंड किया कि भैया ये ऐसे है मामला। ये किसी एक जगह लिखा हुआ नहीं मिला मुझे। तो ये सिचुएशन हुई कराची के साथ। अब कराची के अंदर एक और जुल्म हुआ है और वो हुआ अयूब खान के जमाने में। मेरे ख्याल से हम में सबसे सीनियर महफूजुल नबी साहब यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। अयूब खान का जमाने से पहले 1952-53 में कराची में ये बात तय कर दी गई थी कि कराची इज ओवर डेवलप्ड कंपेयर टू द अदर सिटीज ऑफ पाकिस्तान। सो नो मोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, नो मोर कमर्शलाइजेशन ऑफ कराची। बैन लग गया 52-51 में। क्यों? क्योंकि कराची दूसरे शहरों से इतना आगे है कि दूसरे शहरों में अगर तवज्जो नहीं दी गई तो वो बहुत पीछे रह जाएंगे। अब ये समझिएगा, एडमिनिस्ट्रेटिवली कराची के आज के मसाइल आपको समझ में आ जाएंगे। क्या बैन खत्म हुआ अयूब खान के जमाने में 59 में। 58 अक्टूबर में अयूब खान आए, 59 में उन्होंने बैन हटा दिया और कराची के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन, कमर्शलाइजेशन शुरू हो गई दोबारा से धड़ाधड़, जो कि आज तक थमने का नाम नहीं ले रही। जिसकी वजह से हुआ क्या, इमेजिन करें,
पूरे पाकिस्तान से तमाम लोग कहाँ जाएंगे? जहां पे जॉब मिलेगी। जैसे हम दुबई जाते हैं या अमेरिका जाते हैं, तो पूरे पाकिस्तान के जो दूसरे इलाके थे जहां पे हुकूमतों की तवज्जो नहीं रही या वहां पर उन्होंने डेवलपमेंट नहीं की, वो सारे लोग कराची चले गए, क्योंकि कराची में इंडस्ट्री लग रही है, लेबर की नीड है और अर्निंग अपॉर्चुनिटीज हैं, और कराची बिकेम अ प्रॉब्लम सिटी, क्योंकि इसकी आबादी का जो तनासुब था बढ़ने का, दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। वो भी मैं आपको बताता हूं कैसे। तो ये कराची के साथ स्टेटस का इशू है। अब ये 1948 जुलाई की जो बात है, तो ये तो पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि कायदे आजम ने ये क्यों किया और कैसे किया और क्या वजूहत थी, वो तो मेन मेक सेंस है। अब इसके ऊपर डिबेट होती है कि जी अब कराची की जो आज का जो एक एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का मामला है कि कराची जो है वो अलग सूबा बने या ना बने। ये सूबा बने या ना बने, ये तो एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर हम बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिवली कहा जाता है कि कराची शुड बिकम एन एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन आउट ऑफ सिंध और विद इन सिंध, लेट्स से, लेकिन बट विद अ डिफरेंट सेटअप गिवन टू द लोकल्स। ये एक डिमांड है। अब पाकिस्तान के अंदर किसी भी मजीद सूबे को बनाना, यहाँ पे अब फिर मैं बार बार रेफर कर रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग लॉयर्स यहाँ बैठे हुए हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है सूबा बनाने का तरीका? जब तक कि वो सूबा ओवरवेलमिंगली सूबाई असेंबली इस बात को अप्रूव ना करे कि जी यहाँ से सूबा निकल सकता है, सूबा नहीं निकल सकता। तो कॉन्स्टिट्यूशनली तो फिलहाल पाकिस्तान में सूबा बनना इट इज इम्पॉसिबल, कि कोई भी सूबाई हुकूमत ये एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से ये रेजोल्यूशन क्या पास करेगी कि सूबा बने? अच्छा, कराची सूबे की तो बात अलग है। जो सूबे जिनके ऊपर बहुत ज्यादा इत्तेफाक है और हर हुकूमत कहती है कि हम बनाएंगे, पिछले कम से कम 20 साल से तो ये हो रहा है, हर हुकूमत कहती है, वो है क्या? हजारा सूबा और क्या नाम है, सराइकी सूबा। ये दो सूबों की तो हर हुकूमत बात करती है और इस पर इतनी टेंशन नहीं है जितना कि कराची के ऊपर है। उसको भी आप इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे। मैक्सिमम ये किया था आपने कि 2 सेक्रेटेरिएट बना लिए, लाहौर का अलग और अपर पंजाब का अलग और लोअर पंजाब का अलग। ये मैक्सिमम हुआ, वो भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ, क्योंकि जो लोअर पंजाब का सेक्रेटेरिएट है उसको एम्पावर्ड नहीं किया गया, उसको वसाइल नहीं दिए गए, उसको सेक्रेटरीज नहीं दिए गए। चल अभी भी पंजाब ही रहा है, वो लाहौर का या अपर पंजाब वाला ही चल रहा है। और ये बात अगर आप पिछले, अब जो भी लोग हमारे लोग हैं वो जाते रहते हैं मुख्तलिफ जगहों पे, तो आप जाके इनके जो तरक्याती प्लान्स हैं या तरक्याती जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि अपर पंजाब लोअर पंजाब में कितना फ़र्क है। बहुत ठीक ठाक फ़र्क है एक ही सूबे के अंदर। लाहौर एंड अपवर्ड्स इज डिफरेंट, लाहौर और उसके साउथ में टूवर्ड्स सिंध बिल्कुल डिफरेंट नज़र आता है। तो ये बहुत बड़ी एक डिबेट है कि पाकिस्तान के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव सूबे बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए। प्रॉब्लम इसमें हमारी फाउंडेशनल प्रॉब्लम तो नहीं कहूँगा, हमारी फाउंडेशनल कंडीशंस ऐसी हैं कि जहन में रखिएगा, पाकिस्तान इज ए फेडरेशन। पाकिस्तान के अंदर 3 जून 3 जून प्लान, उसके हिसाब से जो सूबे पाकिस्तान का हिस्सा बने हैं वो सूबे अपने मेजॉरिटी वोट के थ्रू बने हैं। पाकिस्तान एक इंग्लैंड की तरह का मुल्क नहीं है जो लोगों ने कहा कि हम एक मुल्क है। ये कॉन्स्टिट्यूशनली वजूद में आया है, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट के थ्रू, एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू वजूद में आया है, जिसके अंदर सूबों को ये इख्तियार था कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बने या इंडिया का बने। ये बड़ी टेक्निकल पॉइंट है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इतना आसान नहीं है ये। तो जितने भी कौम परस्त लोग हैं किसी भी सूबे के, वो यही तो बात करते हैं। पहली बात क्या करते हैं, कुछ करोगे तो हम अलग हो जाएंगे। वो किस बेस पे करते हैं? क्योंकि वो आए थे तो अपनी मर्जी से आए थे, वो कहते हैं कि अगर हमारी मर्जी नहीं थी तो हम अलग हो जाएंगे। तो ये वो ये 3 जून प्लान और 1947 जून एंड जुलाई, जून और जुलाई में ये वो महीने हैं जिन महीनों के अंदर सूबाई हुकूमतों ने वोटिंग करके ये फैसला किया कि पाकिस्तान में जाना है।
तो उनका ये मतमे नज़र है कि अगर हम वोटिंग करके पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं तो हम वोटिंग करके पाकिस्तान से अलग भी हो सकते हैं, ये उनका मतमे नज़र है। जबकि ये बड़ी खतरनाक चीज़ है, क्योंकि अगर ये हुआ तो फिर वैधानियत तो खत्म हो गई, आपकी जो नेशनल आइडेंटिटी है एज ए पाकिस्तानी वो एट स्टेक चली जाएगी। तो ये डिबेट इस तरीके से है